एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो आपको लेट मिलेगी। पता है, एक रीज़न है। क्योंकि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, तो मुझे पूरा 1 घंटा लगा था इसको रिकॉर्ड करने के लिए। फिर इसकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि मैंने माइक का बटन ही ऑन नहीं किया था और रिकॉर्ड करने लग गई। तो फिर दोबारा से मुझे अपना 1 घंटा देना पड़ा। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। बट खैर, डोंट माइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डिड राम सहाय पांडे रिसीव द पद्मश्री 2022 इन। राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ था। तो किस श्रेणी में उन्हें प्राप्त हुआ था, इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा थर्ड ऑप्शन, कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री 2022 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द सफिक्स फॉर OH ग्रुप अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम। है ना, IUPAC के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा 2, ओल्स। क्या होगा, ओल्स। देखो, एक अकार्बनिक यौगिक हो, उसमें अगर हम OH समूह की मतलब जोड़ते हैं तो वो एक क्षार बन जाता है। क्या बन जाता है, क्षार। जैसे कि सोडियम है Na, जो कि क्या होता है, एक अकार्बनिक समूह होता है ना, अकार्बनिक तत्व होता है। अगर हम इसमें OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह को इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा क्षार बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2CaSO4.H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो, इसका फॉर्मूला आपका कैल्शियम सल्फेट इस तरीके से ये हो गया, है ना, डॉट 1/2H2O होता है। क्या, 1/2H2O। तो ये जो 2 होता है ना, ये इसके आगे आ जाता है, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है 2CaSO4.H2O। जो POP होती है, इसको तैयार करने में जिप्सम का यूज होता है। और जिप्सम सबसे पहले फ्रांस की राजधानी कहाँ पे मिला था, पेरिस में मिला था, है ना। और जो POP का यूज करते हैं चौक वगैरह, है ना, और जो प्लास्टर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन द अवार्ड द बेस्ट साउंड फॉर द डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर एट द कोवेटेड मोशन पिक्चर साउंड एडिटर 63 एनुअल गोल्डन रील्स अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड में वृत्तचित्र इंडिया डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले एशियाई बने हैं। तो वो कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर रैसुल पुकुटी। क्या होगा, रैसुल पुकुटी। तो इनको ये अवार्ड मिला है ना। और इन्होंने जो बुक में मतलब जो साउंड एडिटिंग की है पिक्चर मोशन, वो ये थी द साउंड पिक्चर में, किसमें, द साउंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द तेलंगाना फर्स्ट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी विजेता है। तो वो कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे है पद्माजा रेड्डी। कौन है, पद्माजा रेड्डी। यानी कि आपका 4 यहाँ पे आंसर सही होगा। नाम भी अजीब है इनके। ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। कौन है ये, कुचिपुड़ी नृत्यांगना, जो कि 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब, 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ नारी को नमन स्कीम दैट विल अलाउ वुमेन पैसेंजर्स इन द स्टेट टू पे ओनली डैश ऑफ द फेयर ऑफ देयर ट्रेवल विद इन द स्टेट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की है ना, जो राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल कितने % किराए का भुगतान करने की अनुमति देगा। तो वो है 50% ओनली उनको किराया देना पड़ेगा। अगर मान लो किराया कहीं जाने का 100 रुपये है, तो उन जो लेडीज़ हैं उनको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सही है ना। जो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। और इन्होंने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इन मई 2022। त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित हुए हैं वो हैं आपके मानिक साहा। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। मानिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो कि 15 मई 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। ये किसके स्थान पर बने हैं, वो हैं विप्लव कुमार देव का स्थान इन्होंने लिया है। और जो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और विधायिका सीट त्रिपुरा में कितनी है, 60 सीट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन उर्बन 2.0। इट इज़ द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 अंडर रेटेड टूवर्ड्स अचीविंग सर्कुलेटरी इन। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसे
देखो, हिंदी है इसकी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसे देश की चक्रियता में प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो किसकी चक्रियता में प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि कचरा प्रबंधन के लिए बनाया है। इसमें 3R के सिद्धांत को प्राथमिकता दी है। 3R का मतलब यहाँ पे है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा यहाँ पे मतलब कौन सा कथन इसमें सही होगा, है ना, वो बताना है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल गलत। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है ना। राजस्थान का वह राज्य जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। राजस्थान वो राज्य, ऐसा भी बिल्कुल गलत है, वो हमारा यूपी है। दोनों क्वेश्चन ही उल्टे दे दिए। तो इसका आंसर होगा ना तो हमारा फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। राजस्थान हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट राज्य है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसकी जो आबादी थी वो कितनी थी? 6.85 करोड़ थी। 6.85 करोड़। और देश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? 10.41% है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम टॉप 5 याद कर लेते हैं। राजस्थान फर्स्ट पर है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा 5वें नंबर पे आता है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कौन आता है महाराष्ट्र के बाद? फिर आता है आपका यहाँ पर बिहार, फिर आता है पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी याद कर लेना आप, है ना। भारत भूमि क्षेत्र के मामले में 7वें नंबर पर है ना, क्षेत्रफल के। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत कौन से नंबर पर है? दूसरे पर, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पहले पर आ जाएगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है यहाँ पर 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान वाज प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ द डैश घरानाज। बड़े गुलाम अली खान जो हैं वो किस घराने के प्रमुख गायक थे? तो वो थे आपके पटियाला घराने के प्रमुख गायक। किसके? पटियाला घराने के गायक थे। देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया, जैसे कि देखो ये तो हमें पता चलेगा कि ये पटियाला घराने के गायक थे, है ना। जो रामपुर, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ना, सॉरी, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ये घराने हैं, बनारस घराना, भिंडी बाजार घराना और रामपुर सहसवान घराना। जो रामपुर सहसवान जो घराना है इससे उस्ताद राशिद खान ताल्लुक़ रखते हैं। कौन? उस्ताद राशिद खान। और जो भिंडी बाजार घराना है उसकी स्थापना 1890 में हुई थी। कब? 1890 में। देखो इनके पास में जो बैठी हुई है ना, ये लता मंगेशकर जी हैं और ये हैं बड़े गुलाम अली खान। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज द सेंटर फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा भोपाल। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। आपका यहाँ पर 11 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह रूपांतरित हो जाता है। तब ये किस में रूपांतरित होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO में ये रूपांतरित हो जाता है। देखो ये क्या होता है? एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब आप कहेंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अब आप कहेंगे कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है? तो अपचयन होता है जहाँ पे हाइड्रोजन का योग होता है ना, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण वो होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की भी कमी होती है। तो समझ में आ गया ना रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन 1873 द सत्यशोधक समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, है ना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश में हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो मुंबई प्रेसिडेंसी में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई प्रेसिडेंसी। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1853 को पूना के यानी कि महाराष्ट्र में की थी सत्यशोधक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट अ स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये किस आर्टिकल में कहा है? ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 15। देखो यहाँ पे आर्टिकल 40 है, वो आपका है ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। उसमें क्या? ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 25 है, यहाँ पे नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति दी गई है। फोर्थ है आपका यहाँ पे आर्टिकल 59, इसमें राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों के बारे में बताया है। किसकी? राष्ट्रपति की कार्यालय की शर्तों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव्य के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। इन 1653 which French scientist observed that if some pressure is applied to any point of an incompressible flood, the same pressure is transmitted to all points of the flood and to the walls of the vessels। तो ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, यानी कि पास्कल, ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने कहा था, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने द्रव दाब संचरण का सिद्धांत मतलब दिया था। क्या? द्रव दाब संचरण का सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जब एक बंद मतलब तरल पदार्थ पर कोई बल लगाया जाता है ना, तो दबाव जो है वो समान रूप से तरल पदार्थ पर और जो कंटेनर है उसकी दीवारों पर सभी दिशाओं में फैलता है। किसमें? सभी दिशा में। पास्कल आपको पता है किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट है। तो इन्हीं का नाम था पास्कल और इन्हीं के नाम पे दाब की यूनिट भी ये रखी गई थी, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 16 है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार तो 1356 में दिया था, दूसरी बार उन्होंने कितने साल बाद दिया? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा 1 ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2 साल बाद उन्होंने अपना दूसरा वृत्तांत दिया था। यानी कि कब दिया होगा? 1356 में। आप 2 साल और ऐड करोगे तो 1358 पहुँच जाओगे, तो 1358 में दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई अ मैरीन एल्गा दैट इज यूज्ड एज अ फूड। भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो भोजन के रूप में कौन से शैवाल यूज होते हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन, यानी कि सरगशुम जो है वो सही है। देखो अब यहाँ पे हरे शैवाल के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं इसे जूम कर देती हूँ। हरे शैवाल क्या होते हैं? यूलोथ्रिक्स कुल यूलोट्राइकेसी में हरे शैवाल की एक प्रजाति होती है ना। यूलोथ्रिक्स गैर शाखाओं वाली तंतुमय हरी शैवाल की एक प्रजाति है जो आमतौर पर ताजे पानी है ना और जो समुद्र जल में पाई जाती है। आपने तालाबों के ऊपर जो ग्रीन कलर की देखी है ना, उसी को कहते हैं यहाँ पे शैवाल, तो वही है। कोशिकाएं सामान्य रूप से उतनी चौड़ी होती हैं जितनी लंबी होती हैं और वे वसंत और सर्दियों के तापमान में पनपती हैं। यूलोथिक्स में एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो करधनी के आकार का होता है। पायरेनॉइड प्रोटीन युक्त शरीर है जो कि क्लोरोप्लास्ट से जुड़े रहते हैं। इनमें जो संख्या होती है वो 1 से 4 होती है। कितनी? 1 से 4। कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म हो सकते हैं? तो किन सेलों में हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन डैम। तो किस में हो सकते हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन सही होगा। अवसादी जो चट्टानें होती हैं ना, वो चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया। भारत में रोलिंग प्लान की जो अवधि थी वो कब थी? तो ये थी आपकी 1978 से 1980 तक। देखो पंचवर्षीय जब हमारी योजनाएं चल रही थी, 5 ईयर प्लान, तभी 2 साल के एक अवकाश को कहा गया था, रोलिंग प्लान कहा गया था। तो इसीलिए आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर दोज वेयर अ मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपोजिटेड इन द अकाउंट एवरी मंथ। तो इसका मतलब है कि वे हैं जहां खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है। तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आवर्ती जमा। क्या कहते हैं? आवर्ती जमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके यहाँ पे ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द परमहंस मंडली वाज एस्टेब्लिश्ड टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट इन। परमहंस मंडली की स्थापना टेस में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1840 में।
कब की गई थी? 1840। तो 21 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच अ बैट्समैन कैन गेट आउट इन द गेम ऑफ क्रिकेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है? तो कौन सा तरीका नहीं है जिसमें बल्लेबाज एक खेल में आउट हो सकता है? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि लेग बॉय। क्या होगा? लेग बॉय। देखो, क्रिकेट में एक सिली पॉइंट में वह स्थिति होती है जहाँ पर क्या होता है, जो फील्डर होता है वो बल्लेबाज के ठीक करीब यानी कि पीछे ही खड़ा रहता है और उसके हिट होने का खतरा भी होता है, तो उसी को बोलते हैं लेग बॉय। क्रिकेट आप सबको पसंद होगा तो आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप क्रिकेट देखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में जानकारी होगी। आपको जो मतलब चौके छक्के उनके बारे में पता होगा, है ना, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लेग बॉय होता क्या है, वाइट बॉल कौन सी होती है। मैंने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी है क्योंकि मैं पहले बहुत क्रिकेट देखती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मन हट गया उससे भी। देखो, क्रिकेट से जुड़ी कुछ ट्रॉफियां हैं, है ना, तो उनके बारे में हम देखते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कौन सी ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि फुटबॉल से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफियां हैं, है ना, या फिर आपकी वॉलीबॉल से या क्रिकेट से। तो आप इन 5 ट्रॉफी, जो 6 नेम है, मोइनुदौला गोल्ड कप, है ना, ये क्रिकेट से है। CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी और रंजीत ट्रॉफी। तो इन 6 ट्रॉफियों को याद कर लेना, क्रिकेट की भी और फुटबॉल की भी। तो आपके लिए तो दोनों ही ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में तो कभी भी कोई सी भी पूछ लेगा और हमेशा ऐसी और आ जाएगी जो हमें याद भी नहीं हो, और जो याद होगी वो तो आएगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लंच इंटरवल इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच? क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश के लिए कितने समय के लिए होता है, यानी कि जो लंच इंटरवल होता है जो क्रिकेटर होते हैं उनके लिए, तो वो होता है 40 मिनट का। कितने मिनट का? 40 मिनट का। देखो यहाँ पे जो 40 मिनट है ना, वैसे तो ये फिक्स है, लेकिन अगर मौसम की गड़बड़ होती है, जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता है, तो फिर 40 मिनट को वो बढ़ा भी देते हैं। उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम का करें। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिफोर द एंड ऑफ देयर 5-year टर्म्स, फ्रेश इलेक्शंस शुड ऑर्डिनरली बी हेल्ड विद इन डैश। तो यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है, तो आमतौर पर देश के भीतर चुनाव होने चाहिए। तो कितने महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए अगर उन्होंने क्या किया है, कार्यकाल भंग कर दिया है? तो ये होना चाहिए आपका 6 मंथ के अंदर। कितने मंथ के अंदर? 6 मंथ के अंदर जो है चुनाव होने चाहिए। तो आपका यहाँ पे 24 का फर्स्ट आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड शिफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कंड डायनेस्टी? कंड वंश का संस्थापक कौन था? तो कंड वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे वासुदेव जी। कौन था? वासुदेव। तो आपका 25 का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट पे। 4 जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, तो वो पूरी 50 मिनट्स की रिकॉर्ड हुई थी, फिर उसकी एडिटिंग करते करते वो थोड़ी कम हो जाती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उठानी पड़ती हैं, तो वो कम टाइम टेबल हो जाता है आपका। मैं 30 या 40 या 35 मिनट्स की इतनी बड़ी वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी तो आपका भी मन नहीं करेगा देखने का। और आज अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, मतलब इतनी बड़ी गलती, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, पता है, कई बार हुआ है। और उसी टाइम पे फिर आप रिकॉर्ड करो, कितना गुस्सा आता है। मतलब इतनी मेहनत आपकी ऐसे ही चली गई। नाइट में इसकी एडिटिंग, मतलब क्वेश्चन आंसर को एनालाइज करने पड़ते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन और लेनी पड़ती है, तब जाके ये आपकी एक वीडियो तैयार हो पाती है। हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है, पर किसी इंसान को किसी की मेहनत नहीं दिखती। पर चलो स्टार्ट करते हैं हम 4 से। डोंट माइंड। Which measuring instrument consists of a metal triangular frame supported on 3 legs used to measure the radius of curvature of an object such as a lens and curved mirror which are spherical in shape? देखो यहाँ पे दिया है कि ऐसे, मतलब वो मापने का कौन सा उपकरण है जो कि 3 पैरों की मतलब एक धातु फ्रेम में लगा होता है ना, जो जिसका उपयोग घुमावदार जो दर्पण होते हैं, वस्तुएं होती हैं जो कि गोलाकार होती हैं, उनकी त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है तो उसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट का? तो ये होता है यहाँ पे स्पैरोमीटर। क्या होता है? स्पैरोमीटर। आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब जो स्पैरोमीटर है, इसका यूज किसी भी स्पेरिकल लेंस वगैरह जो होते हैं उनकी जो रेडियस है वो मापी जाती है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके 3 लेग्स हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे विस्कोमीटर दिया है ना, वर्नियर कैलिपर्स दिया है और स्क्रू गेज दिया है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं।
देखो स्पेरोमीटर दिया है ना। स्पेरोमीटर क्या होता है? स्पेरोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी गोलाकार समूह की त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। लेंस, दर्पण, घुमावदार जो सतह होती हैं उनकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसका यूज प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है आपका स्पेरोमीटर। क्या है? स्पेरोमीटर। अब जैसे आते हैं हम विस्कोमीटर पे। ये क्या होता है विस्कोमीटर? ये श्यानता मापी एक उपकरण होता है जिसका उपयोग द्रवों की श्यानता या प्रवाह गुणों को मापने के लिए किया जाता है। कई बार अलग अलग प्रकार के विस्कोमीटर हैं जिनमें केशिका विस्कोमीटर, घूर्णी विस्कोमीटर और फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर भी शामिल होते हैं। वे कतरनी तनाव और तरल पदार्थों की उपज तनाव को निर्धारित करने में मदद करते हैं, जिनका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जाता है कि वे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। तो वो होता है आपका यहाँ पे विस्कोमीटर। और नेक्स्ट हमारा आता है वर्नियर कैलिपर्स। देखो वर्नियर कैलिपर्स एक सटीक, ये भी एग्जैक्ट मापने के लिए मतलब यूज करते हैं। आंतरिक और बाहरी आयाम किसी भी वस्तु का हमें मापना हो तो वो नापा जाता है। इसमें दो पैमाने होते हैं, एक होता है मुख्य पैमाना, एक होता है वर्नियर पैमाना। देखो एक तो ये आपको स्केल दिख रहा होगा बड़ा वाला, ये तो यहाँ पे मुख्य पैमाना होता है। और एक होता है ये जो सर्कल बना हुआ है, ये इस स्क्रू से यहाँ पे आ जाता है इसके ऊपर। यहाँ पे नीचे कोई चीज़ लगा दी हमने सर्कुलर या कैसी भी, तो उसकी रेडियस वगैरह हम माप सकते हैं। तो ये मिलीमीटर और इंच में मापा, जी बड़ा वाला इंच में बताएगा, छोटा वाला यहाँ पे मिलीमीटर में बताता है वर्नियर कैलिपर्स। पता है जब हम 12th में थे ना, मतलब तब हमने इसके बारे में पढ़ा था, एग्जैक्ट देखा ही नहीं था, तो डेफिनेशन याद करी थी। लेकिन जब हम 12th के बाद जब कॉलेज में गए, वहाँ पे लैब में यूज़ किया ये, तब पता चला कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी दोनों होती हैं, तभी हम अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थ्योरी हो तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वो नहीं रहेगा हमें याद। लेकिन प्रैक्टिकल अगर साथ में हो तो वो ज़्यादा टाइम रहता है। कंप्यूटर आप ओनली बुक से पढ़ो तो आपको समझ में रट्टा मार लोगे, है ना, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन वैसे नहीं आ पाएगा ज़्यादा टाइम के लिए। थ्योरी तो भूल जाते हैं ना हम, और उसी कंप्यूटर को आप थ्योरी भी करो फिर आप प्रैक्टिकल भी करो तो आप हमेशा याद रखोगे। तो हमारे स्कूलों में ऐसा होता नहीं है, पर होना चाहिए, क्योंकि जो मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, है ना, तो यूपी बोर्ड में तो ऐसे हमारे कॉलेज में तो लैब ही नहीं थी। लैब थी तो वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट डले थे, कभी वो लेके ही नहीं गई हमें। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, और बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ नहीं हुआ होगा। उन्हें अच्छी सी मतलब फैसिलिटी मिली होगी, लैब भी यूज़ करी होगी, प्रैक्टिकल भी किए होंगे, तो उन्हें ये पता होगा, पहले ही पता चल गया होगा, 10th में ही उन्होंने ये यूज़ किया होगा तब। हमें तो लेट पता चला था इसका। अब बात नहीं करेंगे, अब ओनली क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आयरन, आयोडीन और जिंक कैन बी कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आयरन, आयोडीन और जिंक निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है उनको? तो उनको क्या माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या माना जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आपका सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 और सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आयात पर रोक लगा दी है? तो उन्होंने किसके आयात पर रोक लगाई है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे मानव भ्रूण। क्या होगा? मानव भ्रूण के आयात पर उन्होंने रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग कथक डांसर्स वर कन्फर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड 2022। तो निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था? तो ये आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, यानी कि कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। देखो ये दोनों सिस्टर्स हैं जो कि हमारे यूपी के आगरा की बहनों की जोड़ी हैं दोनों। ये कथक की नृत्य शैली से रिलेटेड है, कथक की बनारस शैली से, है ना, और अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ये पूरे देश में जानी जाती हैं। हमारे आगरा को इन पर प्राउड होना चाहिए। मैं भी आगरा की हूँ, ये भी आगरा, इन्होंने इतना नाम कर दिया और हम देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फरवरी 2022 द फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिवर्स वाज लॉन्च्ड इन। फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किया गया था। तो वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था असम में। और किस नदी पर हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी पर। फेरी के लिए देश में नदियों में पहली रात नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। देखो असम के बारे में अगर हम बात करें तो असम में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 33 हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 14 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? 7। राजकीय पशु यहाँ पे भारतीय गैंडा है। राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बतख है। जो नेशनल पार्क हैं वो है यहाँ पे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क।
और यहाँ पे जो बांध बने हुए हैं वो 2 बांध हैं, तो वो है सुबनसिरी लोअर डैम है जो कि सुबनसिरी नदी पर ही है, और दूसरा है हमारा यहाँ पे बोरपानी नदी पर है कार्बी लंगपी डैम। कौन सा है? कार्बी लंगपी डैम। तो 5 का आंसर आपका कौन सा सही होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली विच इट सिटूटेड इन। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में हैं, जो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो स्थित हैं आपके यहाँ पे तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। देखो नेवेली तमिलनाडु का एक कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है। क्या है? शहर है। ये देश के सबसे बड़े लिग्नाइट भंडारों में से एक है, जिसे नेवेली लिग्नाइट खान के रूप में भी जाना जाता है। क्या? नेवेली लिग्नाइट खान के रूप में, जो कि आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोटेड फॉर प्लेइंग द फ्लूट। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए विख्यात है? तो ये आपको पता होगा, इतने सारे हमने जीएस के क्वेश्चन करे हैं। तो ये हैं आपके हरि प्रसाद चौरसिया जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि यूपी के इलाहाबाद से हैं, है ना। ये बांसुरी वादक हैं। तो देखो हरि अगर आप कभी भूल जाओ ना, तो इन्हें याद रखने के लिए आप हरि इनका वर्ड और बांसुरी। हरि किसको कहते हैं? कृष्णा जी को, जो कि क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड हो गए? बांसुरी से। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो था 1984 में मिला था, पद्म भूषण 1992 में मिला था, और पद्म विभूषण जो था वो 2000 में मिला था। इनके और ऑप्शन की बात करें, पंडित रविशंकर जो हैं वो एक सितार वादक हैं, जिन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। यहाँ पे शिव कुमार जी हैं, ये संतूर वादक हैं, इन्हें 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण मिला था। और कुमार गंधर्व हैं, वो क्या हैं? सिंगर हैं, जो कि कर्नाटक के बेलगाम से हैं। कहाँ से? कर्नाटक के बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है यहाँ पे, 73वां संविधान संशोधन जो निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है? तो वो है आपका 4, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। देखो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए, मतलब सन याद होनी चाहिए, डेट भले ही नहीं याद हो। जो पंचायती राज दिवस है वो हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। द जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड। फर्मा द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड, यानी कि उत्पाद विधि। क्या कहा जाता है? उत्पाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। तो इसमें से कौन सा शहर बना था बंगाल की राजधानी 1704 में? तो वो बना था आपका यहाँ पे मुर्शिदाबाद। कौन बना था? मुर्शिदाबाद। देखो मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिदा कुली खान, उनके नाम पर रखा गया था उस शहर का नाम, जिन्होंने क्या किया था, उनकी जो राजधानी पहले ढाका थी, ढाका से उन्होंने स्थानांतरित कर ली थी मुर्शिदाबाद। क्या कर ली? मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दीज मेथड इज यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा भूमि उद्धार का। किसका उपयोग किया जाता है? भूमि उद्धार। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जो कि बंगाल में दुख का कारण बनती है ना, शोक कहते हैं? तो वो है आपकी यहाँ पे दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। देखो जो दामोदर नदी है ना, बंगाल की कुछ जगह जैसे कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है ना, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर, तो यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्टों में ये बाढ़ लेके आती है, जिससे वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नर्मदा नदी की, तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है ना, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उससे नर्मदा नदी निकलती है, जो कि 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और अरब सागर में गिरने से पहले ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर जाती है। दूसरे ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तापी नदी की, तो जो तापी नदी है वो क्या है, इसको ताप्ती नदी भी कहते हैं। किसको? तापी नदी है ना, इसको ताप्ती नदी भी कहते हैं, जो कि सतपुड़ा रेंज से निकलती है। और जब ये अरब सागर में गिरती है तो ये महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जाती है। अब बात करें हम अपने थर्ड ऑप्शन की, कोसी नदी। ये आपको पता ही होगा, कोसी नदी जो है तिब्बत से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में दुख का कारण बनती है, बिहार में बाढ़ लेके आती है। तो हमारा 12 का आंसर आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द
मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? तो किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, आयरन एंड स्टील। किस पर नहीं था? आयरन एंड स्टील। देखो, जब दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे 3 आयरन स्टील के कारखाने मतलब खोले गए थे, जैसे कि भिलाई कारखाना खोला गया था, है ना, 1959 में, जो कि रूस की सहायता से खुला था। राउरकेला जो था वो भी 1959 में जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर जो वो था आपका लोह इस्पात कारखाना 1962 में खोला गया था, जो कि ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। किसकी से? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबर रूल्ड ओवर दिल्ली टिल डैश ईयर। बाबर ने दिल्ली पर कितने साल तक शासन किया था, मतलब कब तक शासन किया? तो बाबर ने दिल्ली पर 1530 ईस्वी तक शासन किया। पता, बाबर ने बहुत कम एज में सब कुछ कर लिया। मतलब देखो, 12 वर्ष की आयु में बाबर को विद्रोह का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो अक्सीकेंट में फरगना के सिंहासन पर बैठा वो 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली। और 1526 में आपको बताइए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से, तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो भारत में पहले जो मुगल शासक कौन थे? तो वो बाबर ही थे। बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के थे जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, जिन्हें डैश जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, पायरेनोइटस। क्या होता है? पायरेनोइटस। ये एक प्रोटीन युक्त संरचना होती है, जो कि हरे शैवाल में पाई जाती है। किसमें? हरे शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, When the river approaches sea, it breaks up into a number of distributaries. Each distributaries form its own mouth. The collection of sediments from all the mouth form. समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादी के संग्रह डैश का निर्माण करते हैं। तो जो क्या होते हैं सभी, वो किसका निर्माण करते हैं? तो वो करते हैं यहाँ पर डेल्टा का निर्माण। किसका निर्माण करते हैं? डेल्टा। देखो, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदी के मुहाने पर इसके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण एक त्रिकोणीय रूप हो जाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। हमारे भारत की कुछ नदियाँ हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जैसे कि नर्मदा, साबरमती और ताप्ती नदियाँ, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या? ज्वार नदमुख। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य पाषाण युग की अवधि कितनी थी? तो मध्य पाषाण युग की जो अवधि थी वो थी 12,000 से 10,000 थी। देखो, मध्य पाषाण युग को मेसोलिथिक भी कहते थे। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गया, पर आप क्वेश्चन पर ध्यान दो। द विल विच प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाई इंडियंस वाज। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश की ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं? तो किस अधिनियम में ये कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका इल्बर्ट विल में। किसमें? इल्बर्ट विल वाद में ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 19 है, इन क्रिकेट इफ द एम्पायर रेज एन इंडेक्स फिंगर एबव द हेड इट मीन्स। क्रिकेट में यदि एम्पायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर उठाता है, संकेत करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो बल्लेबाज है वो क्या हो गया? आउट हो गया। तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा। क्रिकेट आप देखते हैं तो ऊपर उंगली एक उठाएं या फिर दोनों हाथों को उठाते हैं, तो उनके मीन आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लें, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ द 3 नेशन द होस्ट द 2023 FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है कि 2023 के FIBA बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले 3 देशों में एक नहीं है? तो कौन सा देश जो है वो इन तीनों में, मतलब इसमें शामिल नहीं है? तो वो है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। संविधान की 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? तो किस मौलिक अधिकार को हटाया है? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया। वो पहले किस आर्टिकल में था? वो पहले आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब वर्तमान में वो आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अपराध है। क्या है? कानूनी अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द 100 ड्रम फेस्टिवल ऑब्जर्व।
यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बंगाला महोत्सव सौ ढोल महोत्सव मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं ये मेघालय में। कहाँ पे मनाते हैं? मेघालय में। देखो यहाँ पे 100 ड्रम का ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 10 ढोल के साथ में 30 नर्तकियों का समूह होता है ना। तो 100 ढोलों के साथ कितने नर्तक हो गए? तो 300 नर्तक मिल करके डांस करते हैं, है ना। और ये सूर्य भगवान के सम्मान में ये लोग मतलब इस फेस्टिवल को मनाते हैं, और ये फसल की खुशी के लिए भी मनाते हैं। तो आपका बंगाला महोत्सव या फिर 100 ढोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। इनके ढोल देखो कितने बड़े बड़े हैं ये। 23 क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, CH3COOH। देखो खट्टी शराब या फिर सिरका या एसिटिक एसिड बनाया जाता है इससे, है ना। और जो सिरका है वो सेब में पाया जाता है। किसमें? सेब में। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया एम्स टू रन अ बुलेट ट्रेन एट 320 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग अ हाई स्पीड रेल ट्रैक बिटवीन। भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना था। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, अहमदाबाद और मुंबई। क्या होगा? अहमदाबाद और मुंबई। देखो ये जो ट्रेन है ना, इसकी स्टार्टिंग 2017 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और जो जापान के जो PM थे शिंजो आबे, उन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ शिफ्ट। छोलिया नृत्य किया जाता है, तो छोलिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उत्तराखंड में, यानी कि ये इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, जो कि यूके मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे? गढ़वाल क्षेत्र में। उत्तराखंड की आपको फेमस मतलब एक शहर का नाम पता है? नैनीताल, है ना। जहाँ पर सब लोग जाना पसंद करते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़, मौसम इतना ठंडा, यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है। तो अब हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चाहे अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखो अब हमारी 12 दिसंबर यानी कि एक दिन और बचा है, 13 दिसंबर की हमारी फोर्थ शिफ्ट के बाद CS के क्वेश्चन बचे हैं। फिर हमारी CGL की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर CHSL की और UP पुलिस की। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।